वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी 2025 और 23 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे डीआरडीओ ने स्क्रैम जेट इंजन का ग्राउंड का सफल परीक्षण किया। भारत ने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का किया परीक्षण। और एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे लाइव क्लास आपको मिलती है। ये क्लास फर्स्ट ग्रेड की जो साथी तैयारी कर रहा है उसके लिए है, यूपीएससी के लिए है, एसएससी जीडी के लिए है, पटवार के लिए है, रेलवे के लिए है और आरएस का तो एग्जाम है ही। इसके अलावा ईओआरओ के लिए भी ये क्लास है रामबाण साबित होगी, क्योंकि डेली क्लास अगर कोई विद्यार्थी देख रहा है तो उसी का फायदा आपको मिलेगा। जल्द ही आपके लिए आरएस का एग्जाम होने जा रहा है, तो इसके अंदर देखेंगे अपने आरएस के अंदर किस प्रकार आरपीएससी ने जो है इंडिया वर्ल्ड और राजस्थान का करंट आपसे पूछा है। तो देखते हैं उसमें। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियान शान सेंगली सुरंग का निर्माण पूरा किया? चाइना ने। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी 2025 से किस स्थान पर शुरू हुई? दावोस। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगी? तो ये करेगी इंडोनेशिया को। एंटी लॉकर को डिजाइन करने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की सफलता का आधार माना गया? डिजी लॉकर का। और डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कितनवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ये बन गए 47वें राष्ट्रपति। और जैसे ही अमेरिका के अंदर 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इस तरह हल्ला जो है अमेरिका के अंदर एक ताबड़तोड़ व्यक्ति की वहां पर क्या है वापसी हुई है। और देखेंगे आज में इसकी पूरी चर्चा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आज की इस क्लास में। करें स्टार्ट आज की क्लास। बाकी टेस्ट टेस्ट सीरीज वगैरह आपको दी जा रही है, डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको टेस्ट मिल रहा है। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। ये आप इसके अंदर डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। इसके अलावा ये हमने इंडियन पॉलिटी की स्टार्ट कर रखी है, ये ले सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। सब कुछ टॉपिक वाइज आपको करंट मिलेगा। और आज या कल तक आपको बाजार के अंदर बुक भी उपलब्ध हो जाएगी फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल नानक क्लासेस के नाम से। वो बुक आप जरूर लेना। तो आज 23 जनवरी है और 23 जनवरी को अपने बनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम और साथ में ही पराक्रम दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। और इसके साथ में 23 जनवरी को अपने पर आते हैं पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आज का महत्वपूर्ण दिन है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न देखिए। सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट तकनीक पर आधारित हाइपरसोनिक तकनीक का विकास किस संगठन ने किया है? सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट तकनीक पर आधारित हाइपरसोनिक एक तकनीक है और इसका संगठन का विकास किया है डीआरडीओ ने। किसने? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इसका परीक्षण किया है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत है। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। याद रखना साथ साथ में वी नारायण। देखो संगठन का नाम अब ध्यान रखना, एक तो है डीआरडीएल, एक है डीआरडीओ। ये डीआरडीओ अलग है, ये डीआरडीएल अलग है। ये है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की हैदराबाद स्थित एक इकाई है। ये डीआरडीओ की एक इकाई है डीआरडीएल। इसने हाइपरसोनिक तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डीआरडीएल ने अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक तकनीक का विकास किया जो सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट पर आधारित है। अब आपसे या इतना ही पूछेगा एग्जाम के अंदर, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट तकनीक पर आधारित इस मिसाइल का जो हाइपरसोनिक तकनीक है इसका विकास किसने किया? तो डीआरडीओ ने। इतना ही क्वेश्चन आएगा। रैमजेट तकनीक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए क्रांतिकारी प्रणोदन प्रणाली है जो अत्यधिक गति से उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करती है, यानी कि तेज गति से ये उड़ान भरने की क्षमता करती है। इसका महत्वपूर्ण परीक्षण देखो।
डीआरडीएल ने एक्टिव कोल्ड स्क्रैमजेट कम्बस्टर का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक 120 सेकंड तक किया है। अब 120 सेकंड कितने होते हैं? सिर्फ 2 मिनट होती है। कितनी होती है? सिर्फ 2 मिनट होती है। 120 सेकंड जिसमें इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। किया किसने है? डीआरडीओ ने। इसका नाम आपको याद रखना है बस। अगला, भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ये देखो सबसे पहले आपके सामने है तस्वीर के अंदर। तो भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है भार्गवास्त्र। किसका किया है? भार्गवास्त्र का भारत ने स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत ने स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण किया, जिसे स्वार्म ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन इसको किया गया। यानी कि किसके लिए है ये? जो ड्रोन खतरे, स्वार्म ड्रोन खतरे हैं, उनसे मुकाबला करने के लिए इसको विकसित किया गया। यह 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर छोटे छोटे वाहनों का पता लगाने और निर्देशित माइक्रो गोला बारूद का उपयोग करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। यानी कि ये मिसाइल क्या करेगी? जो 6 किलोमीटर तक जितने भी छोटे छोटे वाहन है उनका तो पता लगाएगी, और साथ में जितने भी छोटे छोटे जो माइक्रो गोला बारूद है उनका उपयोग करके उनको नष्ट करने की इसमें क्षमता है। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया और भार्गवास्त्र का परीक्षण सफलतापूर्वक उड़ीसा के तट पर किया गया था। याद रखना अच्छे तरीके से कौन सी मिसाइल प्रणाली है, इसका नाम आपको याद रखना, भार्गवास्त्र। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक विश्वास सर्वेक्षण में भारत का कुल विश्वास रैंकिंग में कौन सी स्थिति पर गिरा है? किसकी रिपोर्ट है ये प्रकाशित है एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025। इसके अकॉर्डिंग देखें तो सार्वजनिक विकास सर्वेक्षण में भारत का जो कुल विश्वास रैंकिंग है, यानी कि विश्वास के क्षेत्र में देखें तो भारत है तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पहला स्थान किसका है? चाइना वालों का। तो चाइना वाले तो सबसे टॉपर है रहते हैं विश्वास रैंकिंग में, और दूसरा स्थान है अमेरिका का, और तीसरा स्थान है अपने देश भारत का। ये दूसरा स्थान इंडोनेशिया का है ना। तो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 के प्रमुख बिंदु। विश्वास रैंकिंग में भारत की स्थिति की बात करें, विश्वास रैंकिंग में भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में देखो संस्थानों में सरकार है, चाहे व्यवसाय है, चाहे मीडिया वाले हैं, चाहे एनजीओसी वाले हैं, इन सभी पर अगर विश्वास की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान चीन का, दूसरा इंडोनेशिया का और तीसरा भारत का। तो ये तीनों देश याद रखना किसके अंदर है? वैश्विक के विश्वास के मामले में वैश्विक स्तर पर है। इसके अलावा जो उच्च आय वर्ग वाले हैं और निम्न आय वर्ग वाले हैं उनके अंदर विश्वास के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? उच्च आय वर्ग में बात करें तो भारत इंडोनेशिया, सऊदी अरब और चीन के बाद वैश्विक स्तर पर है चौथे स्थान पर है। इंडोनेशिया, सऊदी अरब और चीन, ये तीन देश हो गए, और इसके बाद में चौथे स्थान पर है भारत। किसके अंदर? उच्च आय वर्ग के अंदर विश्वास में। निम्न आय वर्ग में इस समूह में भारतीय संस्थानों में कम विश्वास है, और भारत, चीन और इंडोनेशिया के बाद में इसके अंदर है तीसरे स्थान पर है। यानी कि कम विश्वास है इस पर निम्न आय वर्ग में, उच्च आय वर्ग में फिर भी विश्वास है तो ये चौथे स्थान पर है। तो याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, भारत ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए हाल ही में किस राज्य में 4 दिवसीय महत्वपूर्ण आयोजन किया है? अब आपको पता है, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि भारत 2036 के अंदर ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसके लिए 4 दिवसीय महत्वपूर्ण आयोजन कहां पर हुआ? गुजरात के अंदर। अब इसकी बैठक हुई है कहां पर? गुजरात के अंदर। किसके लिए? ओलंपिक खेलों के लिए, कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। देखो डिटेल, भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का इच्छुक है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सक्षम अपनी दावेदारी पेश से कर दी है। यानी कि इस ओलंपिक समिति के समक्ष अपनी दावेदारी पेश कर दी। प्रमुख आयोजन स्थल अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, मुख्य आयोजन स्थल के रूप में प्रस्तावित हुआ है। इसके अंदर इसका आयोजन हुआ। गुजरात में आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ आईओ के अधिकारी और विशेषज्ञ गुजरात में 4 दिवसीय बैठक के लिए एकत्रित हुए, जिसमें मेजबानी की संभावनाओं और तैयारियों पर चर्चा की गई थी। बस मुख्य रूप से इतना याद रखना कि 2036 में भारत ओलंपिक की खेलों की मेजबानी करेगा, और अभी इसका जो आयोजन है वो गुजरात में किया गया। इसके अलावा वर्तमान में पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष
प्रसिद्ध एथलीट और नेता, और गगन नारंग ये आईओए के उपाध्यक्ष और ओलंपिक पदक विजेता भी हैं, और अपनी अमूल्य विशेषज्ञता और दृष्टिकोण के साथ में ये भी उपस्थित हुए थे। इस आयोजन के अंदर इन्होंने भी भाग लिया। पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, और गगन नारंग जो आईओए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी शामिल हुए थे। 17 जनवरी 2025 को नाइजीरिया को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह का आधिकारिक सदस्य बना दिया गया? 17 जनवरी 2025 को नाइजीरिया को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह का आधिकारिक सदस्य बना दिया गया? तो ये बना है किसका? ब्रिक्स का। किसका बन गया? ब्रिक्स देशों के अंदर 5 देश शामिल है। तो अब ब्रिक्स का एक भागीदार देश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समूह का आधिकारिक सदस्य इसको बोल सकते हैं। भागीदार देश किसको बना दिया? तो अब बना दिया नाइजीरिया। किसको बना दिया? नाइजीरिया को। नाइजीरिया 17 जनवरी 2025 को ब्रिक्स में एक भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ, जिससे समूह की वैश्विक पहुंच बढ़ी। ब्रिक्स के अंदर सदस्य देश देखो, ब्राजील है, रूस है, अपना देश भारत भी है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका। ये मुख्य सदस्य 5 तो ये हो गए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अब नाइजीरिया भागीदार देश के रूप में यहाँ पर इसके अंदर शामिल हो गया। आर्थिक स्थिति, नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व का छठा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी कि नाइजीरिया है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तब इसको शामिल कर दिया ब्रिक्स में। अब ब्रिक्स में अब तक 9 भागीदार देश कौन कौन से हैं? अब नाइजीरिया तो अभी शामिल हुआ है, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान। ये अब टोटल वर्तमान में बात करें तो ये ब्रिक्स के अंदर 9 भागीदार है देश है। मुख्य जो सदस्य देश है ना, ये 5 ही रहेंगे। इनके साथ में जो भागीदार देश बनेंगे ना, वो अब 9 बन गए। कितने बन गए? 9 बन गए। और 9वां कौन सा बन गया? अभी नाइजीरिया इसके अंदर शामिल हुआ है। 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा कर दी है? ये लीजिए भी। अब इतने दिन आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो बाइडेन। अब कोई हलचल वगैरह, कोई न्यूज वगैरह नहीं आती थी, लेकिन अब आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ताबड़तोड़ एक सिस्टम स्टार्ट कर दिया, अमेरिका के अंदर आते ही धूम मचा दी, सब कुछ बदल दिया, बदलते जा रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा गजब का काम किया है। तो इसलिए अब अमेरिका के अंदर गूंजेगी डोनाल्ड ट्रंप की बातें। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया? 20 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि अमेरिका की दूसरी बार वापसी की घोषणा कर दी कि इसके अंदर है पेरिस जलवायु समझौता। ये मुख्य रूप से चर्चा में चल रहा है अभी अमेरिका में, पेरिस जलवायु समझौता। अब आपको पता है ये पेरिस जलवायु समझौता होता क्या है? इसकी थोड़ी सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, ये ना 2015 के अंदर, ये सिर्फ अमेरिका की बात है, 2015 की बात करें, एक समझौता बनाया गया था पेरिस जलवायु समझौता। इसके समझौते की क्या बातें होगी भी? जितना वो जो वैश्विक तापमान है उसके स्तरों में जो गिरावट आती है, कोई बढ़ोतरी होती है, इसका कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, यानी कि जलवायु यानी कि प्रदूषण वगैरह सबके बारे में, इसके बारे में, तापमान है, सब कुछ बारे में ये समझौता हुआ था 2015 के अंदर। फिर क्या हुआ? अब आपको पता है 2016 से फिर 20 तक ये ट्रंप बने थे। तो 2017 के अंदर फिर आ गया ये जो पेरिस समझौता है, उसमें अमेरिका की वापसी की घोषणा हुई थी। इसमें क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 2017 के अंदर आर्थिक नुकसान भी हुआ है और अन्य देशों की तुलना में अमेरिका के साथ अनुचित व्यवहार का कारण भी बताया गया। इसमें क्या किया? अब वो क्या है, अमेरिका इस पेरिस जलवायु समझौते से 2017 के अंदर बाहर हो चुका था अमेरिका देश। फिर आए थे 2021 में अंदर जो बाइडन आए। फिर उन्होंने क्या किया? इस पेरिस जलवायु समझौते के अंदर अमेरिका को पुनः जोड़ दिया, अमेरिका को दोबारा जोड़ दिया। उन्होंने कहा भी 2035 तक हमने लक्ष्य रखा है कि 60% से अधिक कटौती जो ग्रीन गैस उत्सर्जन है उसके अंदर 60% की अधिक कटौती की जाएगी। फिर उन्होंने इसके अंदर जोड़ दिया। अब दोबारा वापसी आ गई डोनाल्ड ट्रंप की 2025 में। फिर उन्होंने कह दिया कि हम इससे बाहर रहेंगे पेरिस जलवायु समझौते से। तो वापसी की घोषणा कर दी। तो पेरिस जलवायु समझौते से वापसी 20 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका की दूसरी बार वापसी की है। पहली बार जब आए थे 2017 के अंदर तब वापसी की, और अब 2025 के अंदर फिर वापसी कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते से पहली बार 2017 में,
फिर उन्होंने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर दिया और 2021 में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस वापसी को फिर पलट दिया और अमेरिका को पेरिस समझौते में फिर से शामिल है कर दिया। ये देखो उसने शामिल कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, मैं भी इससे बाहर रहूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न, भारत में एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी राम बोलते हैं इसको, इस पर 2 दिवसीय परामर्श का आयोजन किसने किया है? भारत में एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रेडीनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी पर 2 दिवसीय परामर्श का आयोजन किया है। इसके अंदर 3 संस्थाएं हैं, एक तो यूनेस्को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, एक है MEITY, इसका मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉनिक जो मंत्रालय है वो शामिल है। इसके अलावा इक्की इक्की गई ला ये इक्की गई ला ये भी समिति है जो इसके अंदर है शामिल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा। देखो आयोजन की तिथि 2 दिवसीय परामर्श कार्यक्रम 16 से 17 जनवरी 2025 को किया गया। उद्देश्य कि भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को वैश्विक नैतिक मानकों के साथ संरेखित करना और एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी के विकास पर चर्चा करना। अब आपको पता आने वाले समय में बस एआई की चर्चा चलेगी, सब कुछ एआई से काम होने लगा। आयोजक मैंने बता ही दिया, यूनेस्को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इक्की गई ला ये इसके अंदर शामिल है। और इसका स्थान कहाँ पर है? तो प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 2 दिवसीय, अच्छे तरीके से याद कर लेना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस वर्ग को वार्षिक 10,000 प्रदान करने की योजना की है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने किस वर्ग को वार्षिक 10,000 प्रदान करने की घोषणा की है? 10,000 रुपए तो ये दिए जाएंगे भूमिहीन श्रमिकों को। किसको? जो भूमिहीन है, भूमिहीन का मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, जो श्रमिक का काम कर रहा है, उनको क्या है साल के 10,000 रुपए जो है प्रदान किए जाएंगे। तो किसने घोषणा की? छत्तीसगढ़ के सीएम ने। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को वार्षिक 10,000 रुपए प्रदान करने की योजना शुरू की। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के लगभग 7.5 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को लाभान्वित करना है। जितने भी 7.5 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिक है उनको लाभान्वित किया जाएगा। अब देखो आपके सामने कुछ वन लाइनर करंट। एक तो याद रखना, पहला है उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का माहौल है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ 22 जनवरी 2025 को बनाई गई थी। ये बाकी ये कल ही मैंने बता दिया था कि 22 जनवरी को पहली बार रामलला की पहली वर्षगांठ बनाएगी। दूसरा याद रखना, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। अब याद रखना दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। और तीसरा न्यायमूर्ति आलोक आराधे जो बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए आलोक आराधे और देवेंद्र कुमार उपाध्याय ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ कब बनाएगी? 22 जनवरी 2025 को। ये कुछ वन लाइनर है जो याद रखना बस। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, सब आप सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर किस स्टेडियम में हराया? तो ये कोंटाम्बी स्टेडियम है गुजरात के अंदर, तो इसके अंदर हराया। फाइनल खिताब जीता कर्नाटक ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किस संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया? BSF, ITBP, CRPF, CISF? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज, बाकी कल आपने मुझे पता है कि आंसर आपने देख लिए होंगे, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से आपको याद भी हुए होंगे। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वो है प्राक्कलन समिति। याद रखना, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन अगर वो लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसको क्या है? अयोग्य घोषित किया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। कौन सा है? अनुच्छेद 249 मैंने देखे थे, अच्छे तरीके से पढ़ो, गजब तरीके की पॉलिटिकल आपकी तैयार हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज,
निम्नांकित में से किस वाद में, अब वाद का नाम बताना है, कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। उस वाद का नाम बताना है कि उसमें उल्लेख किया गया कि संसदीय विशेषाधिकार संविधान का अभिन्न अंग है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, वो बताना है। और भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है। इन तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छे तरीके से गजब तरीके की क्लासें आपको दी जा रही है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बाकी यूआरओ की टेस्ट चल रही है और ये वार्षिक करंट तो है ही, जिसमें डेली वीकली मंथली टेस्ट मिलता है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा आरआर ग्रुप डी की रेलवे की टेस्ट चल रही है, रीट पात्रता की चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान है, और स्पेशल जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक की स्पेशल करंट की टेस्ट चल रही है, जिसमें भारत राजस्थान सब कुछ आपको करंट इसके अंदर दिया जा रहा है। मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट भी आपको दिया जा रहा है। तो ये गजब तरीके की पढ़ो, अच्छे तरीके से ज्वाइन करते रहो और वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।